नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वह मुद्दा आपके लिए कहां जरूरी होने वाला है। यूपीएससी के लिहाज से अगर जीएस पेपर में देखें तो जीएस का पेपर 2 में एक सेगमेंट है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो वहां से जाकर के ये मुद्दा जुड़ेगा। जैसा कि G20 आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं स्लाइड में, तो जाहिर सी बात है आज के चर्चा का केंद्र बिंदु जो है वह G20 रहने वाला है। यहां पर टॉपिक देखिए, G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए बाइडेन की भारत यात्रा। बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी बात की जा रही है और यह भारत यात्रा पे आ रहे हैं, जो कि शिखर सम्मेलन सितंबर महीना में प्रस्तावित है होने वाला है। तो इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस लेक्चर में एक प्रश्न है, और प्रश्न तो हम हर लेक्चर में आपके लिए लाते हैं। फिर आज खास क्या है? खास यह है कि आज जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, यह ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स का प्रश्न 2020 में, और इसी मुद्दे से है। तो पूरा लेक्चर मैं आपको बताऊंगा, हम साथ में डिस्कशन करेंगे, फिर आप प्रश्न का समाधान करेंगे। इससे आप यह समझ पाएंगे कि आप किसी लेक्चर को तुरंत पढ़ करके क्या यूपीएससी के स्तर की क्वेश्चन का समाधान ढूंढ पाते हैं या नहीं। आपको अपने अध्ययन अध्यापन को मापने का आज अच्छा एक जरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि G20 जो है अभी चर्चा में रहने वाला है, यूपीएससी के लिए फेवरेट जोन यह बनने वाला है। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स ला रहा है, और फाउंडेशन कोर्स जो है उसका बैच प्रारंभ की अगर तारीख की बात करें तो 4 सितंबर रखा गया है। वक्त जो है शाम के 7 बजे। अब यहां पर यह फाउंडेशन कोर्स जो होगा वह ऑनलाइन मोड में आपको दिया जाएगा। इसकी अगर फी की बात करें तो 50,000 की फी थी, लेकिन 50% की इस पर अभी छूट दी जा रही है, और 25,000 में, अभी मात्र 25,000 में इस कोर्स को आप ले सकते हैं। बहुत से छात्र जो 25,000 एक मुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं है, संस्था उनके लिए ईएमआई की भी सुविधा दे रही है। 3 इंस्टॉलमेंट में आप 10,000, 10,000 और 10,000 के इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। फिर आप कहेंगे यह 30,000 की राशि हो जाएगी, तो बिल्कुल, यदि आप ईएमआई में देते हैं तो यह 25,000 की राशि 30,000 की हो जाएगी। एक मुश्त देने में आपको 25,000 पड़ेगा। अब इस कोर्स में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए, 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। अब ये जो कक्षाएं हैं ना, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल रहेगा। इस बात को आप क्लियर करके चलिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा, चूंकि कहा जा रहा है यहां आपके लिए कि यह फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, उसके बाद वैधता क्या रहेगा? तो जब भी आप कोर्स लेंगे, जब भी शुरुआत कर देंगे कोर्स का, तो उसके 1 वर्ष तक आपकी ये वैधता रहेगी, और इसे आप असीमित बार देख सकते हैं। मान लीजिए किसी टॉपिक को आपने 2 बार देखा, बिहार के बजट को, और आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, तो आप 3-4 बार भी उसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। प्रतिदिन जो है 2 कक्षा आप ले सकते हैं। नियमित क्लास टेस्ट होगा, ताकि आप देख पाएं, आप मापन कर पाएं कि आपका अध्यापन कैसा रहा है, और जो भी विषय होगा या जिस विषय में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिया जाएगा, ताकि प्रॉपर आपके लिए नोट रहे। ठीक है, तो ये सभी चीजें डिटेल से है। इसके मामले में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर पहुंच जाइए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चूंकि बैच प्रारंभ की तारीख जो है 4 सितंबर रखा गया है, नामांकन ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, और सीट जानते हैं लिमिटेड होता है। तो आप जो है यदि इसका फायदा लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कॉल करके आप नामांकन ले सकते हैं। अब हम अपनी चर्चा की ओर चलते हैं कि क्या मामला है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बाइडेन टू विजिट इंडिया फ्रॉम सितंबर 7 to 10 टू अटेंड G20 लीडर्स समिट, यानी कि सितंबर के महीने में 7 से 10 तारीख के बीच में भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है। तो G20 के जो प्रतिनिधि हैं वह सभी यहां आएंगे। उसी के दौरान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां आ रहे हैं। अब जो बाइडेन यहां आएंगे तो निश्चित तौर पर समझिए यूएसए जो है एक महाशक्ति है, उनके यहां यात्रा होने वाली है। तो G20 में तो वो अपनी पक्ष रखेंगे, उस मंच पे अपनी बात तो रखेंगे ही। भारत मेजबानी कर रहा है तो भारत को अपर हैंड होगा ही। इसके अलावा यूएसए और भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। हालांकि इस पर बहुत क्लियर अभी नहीं कहा गया है कि किन किन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन आप जानते हैं कि भारत और यूएसए मित्र राष्ट्र है, तो निश्चित तौर पर ही दोनों के बीच जो G20 के मंच पर वार्ता होगी वह तो है ही, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता विभिन्न मुद्दों पर होगी। इसकी भी बात
की जा रही है। हालांकि इस पर अभी बहुत क्लियर कुछ आना बाकी है। तो यहां पर शिखर सम्मेलन का चर्चा किया गया। शिखर सम्मेलन का क्या मतलब है? देखिए, शिखर सम्मेलन जब भी होता है यानी कि उन तमाम देशों के या संगठन के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, शीर्ष प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि भारत को ले लें तो भारत के शीर्ष प्रतिनिधि कौन हो जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अमेरिका के संदर्भ में हो जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी हैं जो बाइडेन। तो ये जो शिखर सम्मेलन होने वाला है इसमें शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वह शामिल होने वाले हैं। अब G20 सम्मेलन क्या है इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। यहां से आप चीजों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, चूंकि यहां से G20 हम केंद्र में बना करके चर्चा को करेंगे और उसी के आधार पर हम प्रश्नों का समाधान भी करेंगे। यदि इसके औपचारिक नाम की बात करें तो यहां पर आपको शब्द का ध्यान देना है, वित्तीय बाजारों और विश्व व्यवस्था पर शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा कर लिया था, वित्तीय बाजार की बात की जा रही है और विश्व अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, यानी कि वित्त बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए, वह बेहतर कर सके, उसका विकास हो सके, इसको लेकर के कहीं ना कहीं G20 का एक उद्देश्य रहा है। यदि मैं आपको बताऊं तो इस बार जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, वहां भी G20 से संबंधित एक प्रश्न आ चुका है। आप इसी साल का क्वेश्चन जो है निकाल के प्रीलिम्स का देखिएगा क्या प्रश्न था, उसका सही जवाब भी क्या था, इसी चर्चा में है भी, मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए, और इसका आयोजन जो होता है वह प्रतिवर्ष होता है। तो एक साल के अंतर्गत वैश्विक मुद्दे जो भी चर्चा में रहते हैं उन सभी बातों पर चर्चा की जाती है। संभव है कि पर्यावरण की चर्चा हो सकता है, वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था की बातें हैं उसकी चर्चा हो सकता है, टैरिफ को लेकर के चर्चा हो सकता है, WTO में क्या सब चल रहा है, या IMF को लेकर के चर्चा चल सकता है। तो विभिन्न मुद्दे जो हैं दुनिया भर में उस पर ये जो है शीर्ष नेतृत्व के लोग ये चर्चा करते हैं। और भारत में इसका पहली बार आयोजन हो रहा है और भारत इसकी पहली बार अध्यक्षता भी कर रहा है। इसलिए भारत के लिहाज से इस बार का G20 का सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 18वीं बैठक है, यानी कि G20 का इससे पहले 17 बैठक हो चुका है। भारत जो है दिसंबर 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए G20 का अध्यक्ष बना है। तो चलिए इस पर और विस्तार से देखते हैं कि G20 अध्यक्षता का भारत के संदर्भ में देखें कि भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपना पक्ष रख सकता है। चूंकि वह इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए भारत को यहां पर अपर हैंड होगा नीतिगत मुद्दों पर बात करने के लिए। यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात के लिए मान लीजिए टैरिफ क्या लगाया जाए, या किस तरह से कर की सीमा वगैरह तय की जाए, WTO के संचालन वगैरह के लिए, या वहां पर कोई मुद्दा फंसा हुआ है, एक राष्ट्र या दो राष्ट्र उससे अधिक किसी मुद्दों पर, इन सब चीजों पर बात करने के लिए भारत के पास एक अच्छा मंच है। और भारत जो है चूंकि एक आप जानते हैं कि विकासशील देश है, इसीलिए इसके पास अभी काम करने को बहुत अवसर है। और यहां पर कई ऐसे देश हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, जो कि पश्चिमी देश हैं, तो उसके समक्ष भारत अपनी बात और अपने साथ जो विकासशील देश हैं या फिर जो अभी अल्प विकसित देश हैं उनकी बात को स्पष्टता से रख सकता है। दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने और अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है, जिसकी बात हमने कर ही ली। निवेश और व्यापार को आकर्षित करेगा। निश्चित तौर पर दिसंबर 2022 में जब भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई थी तभी से लेकर के अभी एक वर्ष तक के लिए भारत जो है काफी चर्चा में रहा G20 को लेकर के। दुनिया भर के जो निवेशक रहे हैं, दुनिया भर के जो व्यापारी रहे हैं, वो भारत के तरफ देख रहे हैं कि भारत अपने यहाँ अर्थव्यवस्था में क्या नीतिगत सुधार कर रहा है, भारत में निवेश करना कितना माकूल होगा, व्यापार सुगमता की बात की जा रही है। इन सब चीजों को देखें तो निश्चित तौर पर भारत के साथ व्यापार करना और यहाँ पर इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। इससे क्या होगा, भारतीय लोगों का रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, हमारा जो मार्केट साइज है वह बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की बात हम सभी कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात हम सभी कर रहे हैं, ओजोन परत में छेद की बात कर रहे हैं, छिद्र वहां हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जलवायु परिवर्तन की बात जो है हम सबों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ग्लेशियर तेजी से पिघलते जा रहे हैं।
जो बहुत सारे जीव हैं वह विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया को अब जरूरी है कि इन सब मुद्दों पर तीव्रगामी गति से सोचे, विचारे और कार्य करें। और G20 के जो शीर्ष नेतृत्व है इसके लिए बहुत माकूल जगह है कि वे सभी काम करें। गरीबी एक ऐसी चीज है कि एक जगह की गरीबी दूसरे जगह के लिए समस्या का कारण बनने वाली है। क्योंकि वैश्विक स्तर की बात करें तो भौगोलिकरण की दुनिया में हम रहते हैं, वैश्वीकरण की दुनिया ये है, यानी कि पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, गांव में सिमट गई है। तो एक जगह की गरीबी है, एक जगह की परेशानी है, तो दूसरे जगह को भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है कि गरीबी को समाप्त किया जाए। और भारत भी गरीबी से ग्रस्त एक देश रहा है, हम भी पूर्णतया इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इसके लिए हमें भी विकसित राष्ट्र से तकनीक चाहिए, संसाधन चाहिए, निवेश चाहिए। और असमानता की बात भी यहां पर की जाएगी। असमानता कई लेवल पे हो सकता है। देखिए, जेंडर को लेकर भी असमानता हो सकता है, अगर आर्थिक आधार पर असमानता की बात करें तो वह भी हो सकता है, संसाधनों के वितरण को बात करें तो वह भी हो सकता है, वैश्विक राजनीति को लेकर के असमानता की बात करें तो वह भी हो सकता है। तो कई मुद्दों पर यहां पर असमानता की बात वैश्विक नेताओं के बीच की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर भारत को संबोधित करने का एक अच्छा अवसर यहां मिलेगा। सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, यहां पर दो शब्द है, सतत और समावेशी आर्थिक विकास की बात की जा रही है। सतत विकास कहने का मतलब यह है कि हम अभी जिस भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग उस तरह से ही करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रह जाए। ऐसा ना कि हम ही सब चीज, जैसे कि जीवाश्म ईंधन की बात उदाहरण के तौर पे कहता हूं, कोयला है, अब हम ही सब, यही पीढ़ी जो है, हम ही लोग सभी कोयला की पूरी खपत कर ले और आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही नहीं, तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस हो सकती है आने वाले समय में। तो यानी कि सतत विकास की अवधारणा का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन को हम बचा करके रखें। समावेशी विकास का मतलब है कि एक साथ जो समाज के कुछ वंचित वर्ग हैं, वह पीछे छूट चुके हैं किसी भी वजह से, उनको वह सुविधा देना, माकूल अवसर देना, ताकि वह वंचित वर्ग भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके और सभी का विकास हो सके। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते भी रहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो यही कहने की कहीं न कहीं पर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इसे समावेशी आर्थिक विकास कहा गया है। तो इन सभी चीजों पर भारत को बात करने का एक अच्छा अवसर होगा। यदि G20 की बात करें कि कौन कौन देश इसमें शामिल होगा, तो आप यहां पर देखिए 20 यहां है, तो 20 कहीं न कहीं यहां पर देश होंगे। अब 20 देश में क्या कुछ है उसको हम डिटेल से देख लेते हैं। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। आप ग्लोब पर देख रहे होंगे कि कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, यह आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर देखिए, इसमें 19 देश शामिल हैं। तो आप कहेंगे आपने तो कहा था कि 20 देश शामिल है। देखिए, इसमें 19 देश शामिल है और एक जो है वह संगठन है EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात मैं कर रहा हूं। तो 19 देश इसमें शामिल हो गया और यूरोपियन यूनियन में अकेले जो है 27 कंट्री है। तो कहीं ना कहीं इस 27 देश का प्रतिनिधि भी जो है यू कर रहा है। तो कौन कौन देश हैं जरा उसमें देख लीजिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और फिर एक यूरोपीय संघ, ये सभी शामिल हैं। अच्छा, इस पे गौर करके देखिए ये सभी किस किस सब कॉन्टिनेंट से आते हैं। जैसे अर्जेंटीना की बात किया, ब्राजील की बात मैंने किया, जरा यहाँ देखिए अर्जेंटीना, ब्राजील जो है इस तरह से लैटिन अमेरिका की तरफ से आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए अमेरिका भी इसमें शामिल है, ठीक है, मैक्सिको भी इसका हिस्सा है। तो ये सभी जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आ गया। यदि एशिया की बात करें तो कई कंट्री आपके यहाँ, मैं सिर्फ एग्जांपल देता चल रहा हूँ एक दो कंट्री का। जैसे सऊदी अरबिया देखिए मिडिल ईस्ट से आ गया, भारत भी एशिया का हिस्सा है। ऐसे अगर ऑस्ट्रेलिया से देखिए तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पर यूरोप के कई कंट्री आपको यहाँ दिख ही रहे होंगे। यहाँ पर देखिए फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, ये सभी, ब्रिटेन भी इसमें है। तो आप अगर गौर से इन चीज को देखें, मैप पर गौर से देखें, तो पूरे विश्व के जो है, जो विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो सब आपको यहाँ G20 का एक हिस्सेदार नजर आएगा। अब इसके वजह से क्या G20 का महत्व है आंकड़ों में समझ लेते हैं। G20 वैश्विक स्तर पर इसका यदि जीडीपी देखें कितना साझा करता है, 85% जीडीपी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% जो है यही 20 देश जो हैं निर्यात आयात करते हैं। विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व भी G20 के द्वारा किया जाता है। स्थापना जो है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यही ठहर के सुनना है। देखिए
जो मैंने बताया था कि इस बार के यूपीएससी का, इस बार का कहते हैं कि प्रीलिम्स बहुत कठिन रहा था निश्चित तौर पर। यहां पर देख लीजिए, यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट, ठीक है, यह स्टेटमेंट जो है इस बार जो है प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। यहां पर वित्तीय संकट के बाद ये शब्द था, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए, यही दो वर्ड यूज किया था इस बार यूपीएससी ने। अब देखिए G20 पर चर्चा चला है, यूपीएससी ने G20 पे कुछ इधर उधर से नहीं पूछा, अंदर से एक चीज उठा लिया है। कितनी बारीक चीज उठाई है यूपीएससी ने, आपको समझना है। यहां पर वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों, आप लाइन देखिएगा, यही शब्द इस्तेमाल किया गया, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों। अब यदि आपको ध्यान होगा कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर तो हैं G20 के, और वित्त मंत्री याद नहीं है, तो वह क्वेश्चन गलत करके आएंगे। यदि वित्त मंत्री याद है, ध्यान में है, और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, आप नहीं सोचेंगे कि वित्त मंत्री तो है ही सभी G20 का, बैंक के गवर्नर नहीं होंगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो बारीक चीजों को यूपीएससी अब पूछ रही है, ठीक है, और फैक्ट ला रही है, तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच ये देता है। यही इस बार के प्रीलिम्स में यूपीएससी का एक प्रश्न भी रहा है। 2020 में भी यूपीएससी ने इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा है, वो लास्ट में हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। अब देखिए लगातार 2020 में और फिर अभी 23 में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना अधिक है इस टॉपिक का। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आगे भी आने वाले समय में इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी प्रश्न आ सकता है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। G20 का कोई जो होता है ना, अस्थायी सचिवालय नहीं होता है, ना ही इसका कोई मुख्यालय होता है। जो भी मेजबान देश होते हैं, यानी कि जिनके पास भी इनकी जो अध्यक्षता इसकी चली जाती है, वही इसका सारा कामकाज देखता है। G20 की जो अध्यक्षता है वह प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पे होता है, यानी कि इसका कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं होगा। इस साल कोई और अध्यक्ष हो गया तो अगले साल कोई और देश इसकी अध्यक्षता करेगा। और दूसरा एक शब्द देख लीजिए, ट्रोइका समूह। ट्रोइका समूह का तात्पर्य यहां पर 3 देशों से है, 3 देशों के अध्यक्षता से, ठीक है। G20 की अध्यक्षता कौन कौन करेगा, देखिए ट्रोइका का मतलब हुआ कि एक जो है अभी वर्तमान का अध्यक्ष कौन है G20 का, जैसे कि भारत अभी वर्तमान में अध्यक्ष है इसका, तो एक यह हो गया। दूसरा हुआ कि इसका पिछला अध्यक्ष कौन था, पिछले साल का कौन अध्यक्ष था, जो कि अभी अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया था, ठीक है। उसके बाद भावी अध्यक्ष कौन होगा वह भी तय हो जाएगा। तो ट्रोइका में ये 3 अध्यक्ष आए, एक अध्यक्ष जो अभी है, एक जो पीछे है, एक जो आने वाले वर्ष में अध्यक्षता करेगा G20 की। इसकी बात समझ गए, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया था। और G20 के कार्य को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, इसे भी समझ लीजिए। एक है वित्त ट्रैक और एक है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक की हम आपको बात समझा चुके हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहां पर जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनके बात करने के लिए एक वैश्विक मंच देता है, यानी कि वित्त से जुड़े हुए जो मामले हैं उन सब चीजों पर यहां पर डिस्कशन होता है। दूसरा है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक कहने का मतलब होता है कि जो भी प्रतिनिधि हैं, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी हैं, जो बाइडेन हैं, शी जिनपिंग हैं और पुतिन हो गए, इनके कोई ना कोई प्रतिनिधि होते हैं जो 1 साल तक उस G20 के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब वो शीर्ष नेतृत्व खुद तो नहीं आएंगे काम करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास तो बहुत तरह के काम हैं, तो जाहिर सी बात है G20 के लिए उनके कोई ना कोई नेतृत्व होंगे। आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कोई होंगे, कोई उनके लिए प्रतिनिधि कर रहा होगा, सारा कामकाज देख रहा होगा, तो शेरपा ट्रैक उसको कहा जाता है। तो 2 चीजें आपको समझ में आ गया। तो वित्त ट्रैक यहां से जोड़ के समझिए कि वित्तीय मामलों के लिए बातचीत करेगा, और शेरपा ट्रैक जो है जो ब्यूरोक्रेसी का मामला होता है, नीतिगत मामला होता है, राजनीतिक मामला होता है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ये देखते हैं, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 का उद्देश्य क्या है, पहले भी हमने थोड़ी सी इसकी चर्चा की है। मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। मैंने पहले भी कहा कि हम वैश्वीकरण की दुनिया में रह रहे हैं। अगर एक जगह के शेयर मार्केट में उथल पुथल आया तो दूसरे जगह का शेयर मार्केट भी तबाह होना तय है, ठीक है। हर बाजार में वही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो मध्यम आय वाले देश हैं, क्योंकि जो मध्यम आय वाले देश होते हैं ना, इसके बाजार में उथल पुथल बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए इनको शामिल करके और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय की बात की जा रही है, यानी कि नीति ऐसे बनाइए जो सभी के लिए सहूलियत वाला हो, सुगम हो और सतत वृद्धि सुनिश्चित करना।
अर्थव्यवस्था के लिहाज से मैं पहले भी कहा हूं, सतत विकास का तात्पर्य यह है कि भावी पीढ़ी के लिए आप गुंजाइश छोड़िए, संसाधन छोड़िए, यह भी इसका एक उद्देश्य है। जोखिम कम करने और भविष्य के लिए वित्तीय संकटों को रोकने वाले वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना। सभी देश मिलकर के यह तय करें कि इस तरह के नीतिगत फैसले लें वित्तीय मामलों में कि कहीं भी किसी भी देश को जोखिम ना हो और उसकी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बहुत बुरा स्थिति ना हो जाए। G20 का महत्व क्या है? हमने इससे पहले देखा था कि भारत के लिए G20 जो मेजबानी भारत G20 का कर रहा है उसका महत्व क्या है, और अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल G20 का महत्व क्या है। यह G7 जैसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक व्यापक है, अधिक प्रतिनिधि को शामिल करता है। अब G7 में 7 ही देश शामिल थे, यहाँ पर G20 में 20 देश शामिल हैं, यानी कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं। दुनिया के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, डेटा विकेंद्रीकरण आदि के बारे में चर्चा करने के लिए एक अच्छा मंच भी है। हम पहले भी इस टॉपिक पर, जलवायु परिवर्तन पे आपको मैं समझा चुका हूं। कोविड महामारी के दौरान G20 उभर करके बहुत सामने आया और देखा गया कि इस संगठन होने का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी ये थी कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई, कोई भी बच नहीं पाया। उस दौरान यह देखा गया कि अन्य देशों में राहत कार्य करने के लिए G20 के सदस्य जो हैं वह आगे आए और इससे बहुत जान माल की क्षति नहीं हुई, लोगों की जान बची। गरीब देशों द्वारा उन पर बकाया ऋण भुगतान के लिए सहायता भी ये G20 के देश करते हैं, ताकि वही बात जो मैंने कहा कि मध्यम आय वाले देश जो हैं उनको भी साथ लाइए, उनका भी समन्वय कीजिए। क्यों? क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का सेहत बना रह सके, वहां जो वित्तीय उथल पुथल है वह ना हो और अर्थव्यवस्था स्थिर रह सके। अब इस पर एक संभावित प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्न जो आज का है वह ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? और यूपीएससी हाल ही में 2020 में ही यह प्रश्न पूछी है, और इस साल भी प्रीलिम्स में मैंने पहले ही बताया था कि वो वित्त मंत्री और गवर्नर वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया था G20 से। तो 2 प्रश्न आज के इस जो लेक्चर्स में आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। चलिए, ये समूह दिया गया है, 4 समूह आपको दिया गया है। आपको देखना है कि इस सभी समूह, जैसे अर्जेंटीना हो गया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, तो ये चारों ही G20 के सदस्य होने चाहिए। यदि ऐसा है तो ये सही होगा, नहीं तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो चारों विकल्प को आपको देखना है और यह देखना है कि कौन कौन से देश हैं जो सभी एक ग्रुप में शामिल हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में वह लिख भेजिए। वैसे भी आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूं। अब सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैं लगातार देखता हूं कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग एक अच्छा काम क्या कर रहे हैं कि वह जवाब तो दे रहे हैं कि फलाना ऑप्शन सही है, और वह यह भी बता रहे हैं कि क्यों दूसरा ऑप्शन गलत है। देखिए, तैयारी की सबसे अच्छी बात यही होनी चाहिए कि आपको यह पता हो कि कोई विकल्प गलत है तो वह गलत क्यों है। इससे क्या होगा ना कि कई टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप यह भी लिखा कीजिए, मैं लगातार देखते रहता हूं और अब मैं तो आपको जवाब भी दे रहा हूं, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।